चलो हाँ अच्छा, पहला पॉइंट क्लियर हुआ था। फिर देखो, सिमिलरली व्हेन द फादर ऑफ द ब्राइड ग्रूम, मतलब लड़के का बाप, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फादर ऑफ द ब्राइड, फादर ऑफ द ब्राइड लड़की का, ठीक है, टू पे द ब्राइड एन अलाउंस, अलाउंस क्या होता है? देयर द ब्राइड कैन सू हर फादर इन लॉ टू रिकवर द अरियर्स ऑफ द अलाउंस। ये दहेज की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, माइनर हो, ठीक है, माइनर के समय में आपको मेंटेनेंस लगेगा। आपने एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया माइनर लड़की से, ठीक है, आप भी माइनर हो, लड़की भी माइनर है, यू हैव डन अ कॉन्ट्रैक्ट कि भैया मैं शादी करूंगा फ्यूचर में आपसे, ये कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अगर गार्डियन ने किया है तो, ठीक है। लेकिन शादी तभी हो सकती है जब वो मेजर हो जाए, शादी तभी हो सकती है जब वो मेजर हो जाए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आप पहले करके रख सकते हो शादी का, ठीक है। अब जब तक वो लड़की मेजर नहीं हो जाती तब तक के जो खर्चे हैं दैट विल बी बोर्न बाय फादर इन लॉ, तब तक के खर्चे विल बी बोर्न बाय फादर इन लॉ, लड़के का बाप, लड़के का बाप, ठीक है। शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, शादी के बाद लड़की की जिम्मेदारी किसकी रहती? लड़के की। अभी लड़का भी माइनर है तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी हो गई? लड़के के फादर की, ठीक है। सो लड़के के फादर से पैसे वसूल सकते हो, जमा। अच्छा देखो फायदे की बात है तुम्हारे। अच्छा, बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर आर नॉट वैलिड। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हो। अगर वो माइनर के फेवर में नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तो वो वैलिड नहीं रहेगा, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है गार्डियन तो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द गार्डियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर गार्डियन ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। क्यों? वाई? नहीं, गार्डियन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, गार्डियन तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना। अच्छा मेरे को बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना बड़ी बात है छोटी बात है? नॉर्मली बड़ी बात होती है, ठीक है। 50-60 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, लाखों में ही लगता है मेरे हिसाब से, हजारों में कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, ठीक है। सो इट इज अ बिग डील फॉर एनीवन। अच्छा अब मेरे को बताओ कि माइनर का मेंटेनेंस कर रहे हैं अपन, माइनर का मेंटेनेंस करते हुए अपने पास अगर पैसे शॉर्ट पड़े तो अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के वो पैसा निकालते, ये अपन ने डिस्कस किए थे। अब इस सिनारियो में क्या हो रहा है कि बॉस आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, भले ही आपके पास बहुत है, अग्रीड, नो डाउट, बहुत पैसा है, अनशंट पैसा है, उसके बाद भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन शुड बी ऑफ अ माइनर, ठीक है, क्योंकि ये उसका पैसा जा रहा है, अच्छी प्रॉपर्टी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। इसीलिए सिंस माइनर का कोई दिमाग नहीं है, गार्डियन उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा तो इट विल बी टफ फॉर अ माइनर टू डिसाइड कि भैया अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। वो उसको 18 साल के बाद ही पता पड़ेगा, या उसको 18 साल के बाद ही पावर है उसके ऊपर एक्ट करने की। सो दैट इज वाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बाय अ गार्डियन इज नॉट वैलिड, ठीक है। अच्छा, बट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ सर्टिफाइड गार्डियन of a minor with the sanction of the court for the sale of minor's property may be enforced by either parties to the contract। फिर से सुनो, a contract entered into by a certified guardian, certified guardian जो कोर्ट ने अपॉइंट किया एक बंदा, ठीक है, with the sanction of the court for the sale of minor's property, प्रॉपर्टी को बेच रहा है, खरीद नहीं रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है, बेच सकते हैं माइनर के मेंटेनेंस के लिए, अगर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो सही है, ठीक है। अच्छा, द पेरेंट ऑफ द गार्डियन ऑफ अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अनलेस सम गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड टू द माइनर एज द एजेंट ऑफ द पेरेंट ऑफ द गार्डियन। क्या हो रहा है? द पेरेंट ऑफ और अ गार्डियन ऑफ अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल अनलेस सम गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड टू द माइनर एज द एजेंट। मतलब जो गुड्स और सर्विसेज आप माइनर के लिए ले रहे हो वो तब तक ही वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक कि आप उसको वो चीजें ना दो। आपने जिसके लिए खरीदा है सामान, अगर वो सामान उस तक पहुंच ही नहीं रहा है तो हाउ विल इट बी वैलिड? आप जिसके लिए सामान खरीद रहे हो, आप जिसके लिए पैसा मांग रहे हो कोर्ट से, या आप जिसके लिए उसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हो,
अगर वो चीजें ही उस तक नहीं पहुंच रही है तो क्या मतलब रहा फिर बेचने का। ठीक है, सो जो सर्विसेज और सेल्स है वो उस तक पहुंचनी चाहिए। आप जो भी सामान खाने का खरीद रहे हो, आप प्रॉपर्टी ले, आप उसके लिए घर के अंदर का सामान ले रहे हो, आप उसके डेली नीड्स का सामान ले रहे हो, तो वो चीजें उस तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अच्छा देखो ये जमे 6 पॉइंट, 6 नहीं सॉरी 7 पॉइंट। अच्छा देखो नेसेसरीज क्या होती है कोई भी बंदे के लिए? रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, आज की डेट में इंटरनेट भी हो गया है, लेकिन अपन कंसिडर नहीं करते। ठीक है, सुनो मैं सीधा यहां पे आ रहा हूं, मीनिंग ऑफ नेसेसिटीज। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस। ये 3 चीजें अपन ने नहीं देखी आज तक। आज तक अपने को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पता था, रोटी कपड़ा मकान अपने को इतना पता था आज तक। ये 3 चीजें एडिशनल है, लीगल, एजुकेशन, मेडिकल। ये भी तुम्हारे नेसेसिटीज में आती है फॉर अ माइनर। अगर आप माइनर का मेंटेनेंस करने वाले हो तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसकी दवाई का खर्चा और उसके कोर्ट का खर्चा, ये तीनों खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे। लीगल एक्सपेंसेस। गार्डियन को पैसे देने, अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया है कोई लीगल गार्डियन, उसको पैसे देने पड़ेंगे। कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उसके पैसे भरने पड़ेंगे। लीगल केसेस माइनर से इस तरीके से अटैच रहते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो अब समझेगा तुमको। लीगल एक्सपेंसेस फॉर डिफेंडिंग द माइनर इन सम सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस ऑफ हिज डिसीज्ड फैमिली मेंबर्स। अगर डेथ हो गई किसी उसके फैमिली मेंबर की और कोई है नहीं उसके अलावा, माइनर के अलावा और कोई है ही नहीं, तो फ्यूनरल के एक्सपेंसेस लगते हैं, घाट पे ले जाना, 10 खर्चे रहते हैं। ठीक है, वॉट एवर द केस में भी। यस, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, अदर लीगल एक्सपेंसेस हो गए उसमें। फिर मैरिज के एक्सपेंसेस ऑफ अ डिपेंडेंट फीमेल मेंबर। दिवाली पूजा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। अपने यहाँ दिवाली सबसे बड़ा त्योहार होता है, मेरे हिसाब से सबको ये पता होगा। दिवाली से बड़ा त्योहार इंडियंस में नहीं होता। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेसेसिटी। ठीक है, यस। अच्छा ये देखो मैं ऊपर वाले लाइन पे आ रहा हूं। इफ अ पर्सन केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person with the necessities suited to the condition of life, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. या इनकेपेबल पर्सन नॉर्मली माइनर को कंसिडर कर रहे हैं अपन, या वो जो थोड़ा ज्यादा बूढ़ा हो गया है, या वो आदमी जिसका दिमाग आधे टाइम चलता आधे टाइम पागल है, या जो आदमी जिसका दिमाग पूरे टाइम पागल है। ठीक है, ये उन सब लोगों के लिए। इनकेपेबल पर्सन ऑटोमेटिकली वही लोग हो जाते हैं जो ऊपर कवर्ड नहीं है, अपन ने देखे थे। ठीक है, सो इनमें क्या होता है कि एक नए बंदे को अपॉइंट किया जाता है, जैसे गार्डियन हो गया वैसे एक और नया बंदा अपॉइंट किया जाता है, जिसको बोला जाता है भाई इसको अकल नहीं है, ये पागल आदमी है, इसका टेक केयर तुम करोगे। तुम्हारा जो भी खर्चा है वो तुम इसके एस्टेट से निकाल सकते हो, इसका सामान बेच के, इसकी प्रॉपर्टी बेच के, या जो इसको रेंट आ रहा है या जो इसको इंटरेस्ट आ रहा है वो सब तुम रख सकते हो। जितना तुमने खर्चा किया है सिर्फ उतना, एक्स्ट्रा नहीं, जितना खर्चा किया है सिर्फ उतना। ठीक है, अच्छा ये देखो, अ लोन ग्रांटेड टू इनकॉम्पिटेंट पर्सन फॉर द परचेज ऑफ नेसेसरीज आल्सो कम्स अंडर दिस सेक्शन। अगर उसने लोन लिया है माइनर की नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए तो वो लोन भी इसमें आता है। वो नहीं भरेगा, माइनर की प्रॉपर्टी भरेगी। ठीक है, नहीं लोन ले ही नहीं सकते फिर। ठीक है, अच्छा द लाइबिलिटी टू पे फॉर नेसेसरीज इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। व्हाट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी? कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हम इंटेंशनली नहीं बनाना चाहते लेकिन बन जाता है। ठीक है, फोन वाला एग्जांपल कि फोन घुमा हमने लेके दे दिया किसी को, हमने चाहा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना लेकिन फिर भी हम एंटर हो गए। ठीक है, अनइंटेंशनली वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अच्छा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट्स और नॉट? क्या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं होते।
quasi contracts are not a contract. क्यों? रियल कॉन्ट्रैक्ट है। Why is quasi contract not a contract? एक्सेप्टेंस नहीं ऑफर yes. उसमें ना ऑफर है ना एक्सेप्टेंस है। जब वो अग्रीमेंट ही नहीं बन पा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? इट इज कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ। Contract created by law, but it is not an actual contract in terms of definition of a contract. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है, बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ। ये पूरा लिखना पड़ेगा। वाई इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट? वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस और ऑफर नहीं है। फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्ड बाय मेड बाय लॉ। ठीक है, अच्छा। द इफेक्ट्स ऑफ द प्रोविजन इज दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज so supplied can be recovered only out of the property of the incompetent person। मतलब जो भी अपन ने सप्लाई, इनकॉम्पिटेंट मतलब जितने भी बंदे अपन ने डिस्कस किए, माइनर, लूनेटिक, वो सब। ठीक है, अच्छा। इनकॉम्पिटेंट पर्सन प्रॉपर्टी इज लायबल टू पे ओनली अ रीजनेबल प्राइस फॉर सच गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड एंड नॉट द प्राइस अग्रीड बाय सच इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अगर माइनर बोलता है भैया प्रॉपर्टी 2 लाख की है, तो क्या आप 2 लाख में खरीदोगे क्या उसके बोलने पे? आप तो वेट करोगे एक रीजनेबल प्राइस का, या एक प्राइस जो डिसाइडेड हो बाय कोर्ट और बाय एनी अदर अथॉरिटी। आप माइनर की बातें सुनोगे क्या? सीधी सी बात है, अगर आप माइनर की बातें सुन रहे हो तो आप बेवकूफ हो, क्योंकि कोर्ट तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, कितना भी सुन लो। ठीक है, सो क्या नहीं कर सकते माइनर की बात। एनी कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज इनवैलिड, डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी गार्डियन बेचेगा, माइनर की बात नहीं चलेगी। ठीक है, प्रॉपर्टी माइनर की है, लेकिन माइनर को अकल नहीं है। 10 बार रिपीट नहीं करूंगा, माइनर को अकल नहीं है, उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। गार्डियन जो डिसाइड करेगा माइनर के बेनिफिट के लिए ही करेगा। अगर नहीं तो बाद में चल के केस हो सकता है कि भैया ये मेरे बेनिफिट के लिए नहीं था। जब वो 18 का होगा तब वो केस करेगा। ठीक है, अच्छा। It should be noted that if the incompetent person has no property, nothing can be recovered। ये ले, कौन पूछ रहा था अभी? हाँ, प्रॉपर्टी नहीं रही तो कोई भी रिकवरी नहीं होगी। मतलब रिकवरी नहीं होगी का मतलब क्या है? पैसे गए, डूबत खाता। ठीक है, अच्छा। The incompetent person must be in need of such things। If a person is already having sufficient supply of things and does not need them anymore, further supply of them will not be considered as necessary। मतलब अगर बंदे के पास नेसेसरी चीजें है, इंटरनेट है, फूड है, मेडिकल एक्सपेंसेस सब कुछ है, उसके बाद भी उसको आईफोन 13 चाहिए, ठीक है, तो वो नेसेसिटीज में नहीं आएगा। ठीक है, उसको लग्जरी गाड़ी चाहिए, ऑडी चाहिए, फरारी चाहिए, नहीं आएगा। दैट इज नॉट अ नेसेसरी। ठीक है, कुछ भी कितना भी पैसा हो वो नेसेसिटीज में नहीं आता। ले सकता है बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नेसेसिटी। वो नेसेसिटी के स्कोप के बाहर चले जाएगा। ठीक है, समझो। जो गार्डियन है, गार्डियन को अलाउड है नेसेसिटीज के लिए खर्चा करना। गार्डियन को माइनर की नेसेसिटीज के लिए खर्चा करना अलाउड है। अगर गार्डियन ये बोलता है कि भैया आईफोन 13 वो बंदे की नेसेसिटी है, तो ये गलत है। ठीक है, अगर वो बोलता है कि ये बच्चे के लिए फरारी गाड़ी नेसेसिटी है, तो ये गलत है। खरीद ले भाई, वो चलेगा, लेकिन नेसेसिटीज बोल के मत खरीद। ठीक है, यू कैन बाय, अगर औकात है खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेसेसिटी नहीं है ये चीज। यस, देखो एग्जांपल ए, अ माइनर परचेज्ड 11 फैंसी कोट वेस्ट कोट्स and other clothes while he was already having sufficient clothes to wear. It was held that 11 coats and the other coats were not necessaries and the price was irrecoverable। अगर आगे चल के उसके पैसे वो नहीं भर पाता है 11 वेस्ट कोट के, अगर आगे चल के वो 11 वेस्ट कोट के पैसे नहीं भर पाता है, तो कोर्ट के पास जाएगा बंदा जिसने वेस्ट कोट बेचा था। अब जब वो कोर्ट के पास जाएगा तो ये बोला जाएगा कि भैया 11 वेस्ट कोट नेसेसिटीज नहीं है। नेसेसिटीज के लिए हम प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, उसकी नेसेसिटीज के लिए हम प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, लेकिन 11 वेस्ट कोट नेसेसिटी में नहीं आते, तो हम उसके पैसे आपको नहीं दे सकते। यस, लो ना, माइनर होके लो। पैसा इज नॉट रिकवरेबल। सी लिसन, आप लोग अगर कोई दुकान में जाके आईफोन 13 लेते हो या गार्डियन ले लेता है, ठीक है, और उसके पैसे आप नहीं भरते हो,
तो वो नेसेसिटीज में नहीं आता। इसका मतलब वो पैसा इरिकवरेबल है वो दुकानदार के लिए। गार्डियन इज नॉट पर्सनली लायबल, ओनली द माइनर एस्टेट इज पर्सनली लायबल। पापा ने मेरे लिए फोन ले लिया और उसको तो पता ही नहीं ना किसके लिए लिया। पापा ने तुम्हारे लिए फोन लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। पापा गार्डियन है, अग्रीड, लेकिन उस समय कोई तुम्हारी ऐसी नेसेसिटीज की जरूरत नहीं है। देर इज नो केस पेंडिंग ऑन द कोर्ट में कोई केस पेंडिंग नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। गार्डियन नॉर्मली अपन ये सिनारियो अज्यूम करते हैं कि भैया मदर फादर नहीं है, लीगल हेयर भी है, तो लीगल हेयर को गार्डियन बना दिया है, ठीक है। सो वो एस्टेट को पूरा ऑपरेट कर रहा है, अपन ये अज्यूम करते हैं। लेकिन सर टेक्निकली गार्डियन ने अगर फोन लिया हाँ। तो बता के लेगा ना कि यस 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 फिर भी उसने बेच दिया। सी, अगर गार्डियन ने फोन लिया और बता के लिया है तो सामने वाले को अलर्ट रहना चाहिए कि भैया माइनर के साथ अल्टीमेटली ऑन बिहाफ ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अगर उसने नहीं बताया तो ठीक गार्डियन की है। गलती है। यस, अगर उसने ये बोला है कि भैया कुछ भी नहीं बोला, या तो ऐसे लेके उठा के आ गया, या ये बोला कि मैं अपने लिए ले रहा हूं और बाद में आके माइनर को दिया, तो वो गलत है, फिर गार्डियन विल बी पर्सनली लायबल, ठीक है। अच्छा, गार्डियन गया था फोन लेने, लेकिन उसने डिस्क्लेम नहीं किया कि भैया वो अपने लिए ले रहा है कि बच्चे के लिए। माइनर के साथ वैसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। सर अगर हम आईफोन लेते तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ होगा? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ मतलब? कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। अगर माइनर फोन लेने जाता है तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं ना। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर मेजर है तो भी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। यार तुम लोग के ज्यादा हो रहे हो परम्यूटेशन। हाँ हाँ, तो वो देगा ना, लेकिन भाई मेरे को दे रहा है क्या, मेजर को दे रहा है क्या? माइनर के साथ हुआ ना, तो इट इज वॉइड, इट इज वॉइड। तुम सुनो, तुम कॉमन सेंस को और लीगल भाषा को मिक्स नहीं कर सकते। कॉमन सेंस ये बोलता है कि भैया फादर के बिहाफ में लिया, ठीक है, लेकिन तुम लीगल भाषा ये बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ हुआ। तुम बोल रहे हो तुम्हारी थोड़ी ना चलेगी कोर्ट में, लॉ की चलेगी ना, तुम्हारी चलेगी, लॉ की चलेगी। हाँ, तो इरिकवरेबल है ना। ये हो गया, चलो चलो हो गया, आ जाओ। साउंड माइंड वाले बंदे कौन होते हैं पता है अपने को? अ पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के उसको समझ सके, ठीक है। साउंड माइंड का बंदा वो होता है, एंड लिखा हुआ है, एंड मतलब ये कंडीशन के साथ ये वाली भी जरूरी है क्या? केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। व्हाट इज अ रैशनल जजमेंट? रैशनल डिसीजन क्या होता है? रैशनल डिसीजन इज समथिंग जो एक सेन दिमाग वाला आदमी, जो एक स्टेबल माइंड वाला आदमी लेगा। अगर मैं फोन 2 रुपए में बेच रहा हूं तो मैं स्टेबल माइंड का बंदा नहीं हूं, ठीक है। बेचना नहीं है, मैं स्टेबल हूं फिलहाल, ठीक है। सेलर की मर्जी है, लेकिन मैं स्टेबल माना जाऊंगा क्या? विल आई बी कंसिडर्ड एज अ स्टेबल पर्सन? आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहा हूं, बात अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सी, दोनों चीजें आ रही है इसमें। मेरे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करने की, और दूसरा मेरे पास एक रैशनल डिसीजन मेकिंग दिमाग होना चाहिए, ठीक है। लिसन लिसन लिसन, एक अनपढ़ आदमी जिसको आप बोलते हो कि भैया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के दे, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकता है? ठीक है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के सुना सकते हो, वो समझने की काबिलियत रखता है, लेकिन वो पढ़ने की काबिलियत नहीं रखता है। दैट ही इज अ केपेबल पर्सन, वो बंदा केपेबल है। आप उसको पढ़ के सुना दो, वो समझ लेगा, भले ही वो पढ़ लिख नहीं सकता। नहीं, वो कोर्ट के बंदे अपॉइंटेड रहते हैं, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। सो दोनों चीजें होनी चाहिए। रुको रुको रुको, थोड़ा आगे बढ़ने दो, सुनो। Sound mind is a question of fact. A person can make a contract only when he is of a sound mind and capable of forming a judgment as to the effect of the contract on his interest. Whether a party to the contract at the time of entering into a contract is of sound mind or not is a question of fact to be decided by the court. मतलब वो बंदा उस समय सही दिमाग का था क्या, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, ये आप नहीं करोगे, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था, यू हैव टू प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि ये बंदा साउंड माइंड का था उस समय। अब सुनो, ये जो टेबल है ना,
इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। सुनो, अ पर्सन हु इज ऑफ एन जनरली ऑफ अ अनसाउंड माइंड, ओकेजनली ऑफ अ साउंड माइंड। नाम बताओ मेरे को इसका। जनरली पागल रहता, कभी कभी सही हो जाता, लूनाटिक, ठीक है, ड्रंकर्ड, ठीक है, कभी कभी सही होता है, नॉर्मली पागल ही रहता, ठीक है, हाँ निखिल, हाँ अच्छा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होगी उसमें, कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अ साउंड माइंड, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल, अ पेशेंट इन अ लूनाटिक असाइलम हु इज एट द इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। वो जिस दौरान वो होता होगा, कुछ समय होता होगा कि भैया 3 से 6 के बीच में सही रहता है, तो 3 से 6 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो। होता है बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। नहीं अभी नहीं, सुनो, जनरली साउंड माइंड का रहता है बंदा, कभी कभी पागल हो जाता है। डेरिलियस जनरली सही आदमी है, ठीक है, लेकिन वो डेंगू फीवर की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया, ठीक है। सुनो, कैनॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अ अनसाउंड माइंड। सीधी बात है, वही बात है जो ऊपर लिख रहा है। ऊपर बोल रहा है कि भैया साउंड माइंड में रहेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा, नीचे बोल रहा है जब अनसाउंड है तब नहीं करना है, मतलब वही होता, ठीक है, समझ गया, वेरी नाइस। अच्छा देखो, अ सेन मैन हु इज डेरिलियस फ्रॉम फीवर or who is also drunk, so drunk that he cannot understand the terms of the contract, while such delirium or drunkenness last, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। सर एक डाउट है, हाँ आप बोलो, डाउट्स। इसका मैं जवाब भी नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा सुनो, ये पढ़े थे अपन ने उस दिन, इडियट, लूनेटिक, ड्रंकर्ड, डेरिलियस, हिप्नोटाइज्ड, मेंटल डीके। मेंटल डीके क्या है? एजिंग, ठीक है, मेंटल डीके इज एजिंग। अच्छा, एजिंग कब होती है? जब आप ठीक है, सही था। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या रहता है? कोर्ट में 2 पार्टी रहती है, एक डिफेंडेंट और एक प्लेंटिफ। तो कई बार ऐसा होता होगा कि भैया प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, तुमको प्रूफ करना है कि ये चीज सही है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि डिफेंडेंट के ऊपर रहता है कि तुमको प्रूफ करना है कि ये चीज सही है कि नहीं, ठीक है। सो अब देखो बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे शिफ्ट होता है। देखो, वेर अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब बंदा यूजुअली सही दिमाग का रहता है, तो इस केस में जो बंदा चैलेंज कर रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। यस, ठीक है। आप प्लेंटिफ से कंफ्यूज मत करो, मैं बताता हूं। देखो, हाँ, मतलब बंदा अपन जैसे अपन बंदे, अपन 18 के ऊपर है सब, मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मैंने अज्यूम बोला, हाइपोथेटिकली समझो कि सब 18 के ऊपर है, ठीक है। अब अपन सब साउंड माइंड के, अपन सब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल है, ठीक है। सो नॉर्मली अपन सब साउंड माइंड के कंसिडर किए जाएंगे। एक तीसरा बंदा आता है, वो बोलता है कि भाई मैंने तेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब मैं तेरे ऊपर केस कर रहा हूं, तू पागल है, ठीक है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि तू प्रूफ कर कि मैं पागल हूं, ठीक है। इट इज अप टू यू, नॉट अप टू मी, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूं सही हूं, ठीक है। लोग बोल रहे हैं कि सही है, मैं बोल रहा हूं सही हूं, मैं नॉर्मली सही हूं, तू बोल रहा है कि मैं गलत हूं, तो प्रूफ कर भाई मैं गलत हूं, ठीक है। नहीं, उसको वैसी का नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो, व्हेन अ पर्सन इज ऑफ यूजुअली अनसाउंड माइंड, मतलब नॉर्मली पागल रहता हूं, ठीक है। सो द पर्सन हु वांट्स टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट, उसको प्रूफ करना पड़ेगा भैया। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है तो आप प्रूफ करो कि भैया ये बंदा पागल नहीं है, साउंड माइंड का, ठीक है। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो, नॉर्मली अगर कंटिन्यू नहीं करना है तो वैसे ही खत्म हो रहा है, ठीक है। हंसो नहीं, समझो इस पॉइंट्स को, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, पेपर में हंस मत देना, ठीक है। हाँ, वो क्वेश्चन में हंस दिए होगे तुम लोगों ने। अच्छा सुनो, चलो, इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड और डेलिरियस फ्रॉम फीवर और अदर कॉजेज, मतलब ये कौन से वाले सिनेरियो आ गया, कभी कभी वाला, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही वॉज डेलिरियस फ्रॉम फीवर और वॉज एक्सेसिवली ड्रंक at the time of entering into the contract lies with the person
हु चैलेंजेस द वैलिडिटी, challenges continue. जो बंदा चैलेंज कर रहा है, मतलब जो बंदा बोल रहा है कि नहीं ये बंदा पिया हुआ था जिस समय इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो भैया प्रूव कर कि उस समय वो पिया हुआ था। तू प्रूव करेगा, जो बंदा पिया हुआ था वो प्रूव नहीं करेगा, तू प्रूव करेगा। ठीक है, ये जमा बर्डन ऑफ प्रूफ 2 मार्क का क्वेश्चन। क्या रुक जा, अभी तू क्लास के बाद डाउट पूछा अगर मेरे से है। देखो भी सेम डाउट है क्या? अच्छा बोलो, जल्दी बोलो। सर, अगर मैं किसी होटल में खाना खाने जाऊँ, मैं तो हूँ माइनर हाँ और मैंने बिल नहीं पे किया तो चलता है, चलता है? चलता है, पहले क्यों नहीं बताया? तो कहाँ से यार? सर, चलता है। आ सकता है। सामने वाला केस कर ले पहले ले। बताते यार। ठीक है, अच्छा सुनो सुनो, चलो मेरे गर्लफ्रेंड को हर बार मैंने बिल पे किया है यार। आज चलते हैं। ते भावुक हो जाते हो तुम लोग यार। चलो, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कौन कौन से बंदे डिस्क्वालिफाइड रहते लॉ पे? एलियन एनिमी, हैव वी रेड दिस? एलियन एनिमी कौन है इस वक्त इंडिया का? पाकिस्तान। हो सकता है अगले महीने श्रीलंका से हो जाए, हो सकता है अगले महीने नेपाल से हो जाए, वो भी एलियन एनिमी के लिस्ट में आ जाएंगे। उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, आप एलियन एनिमी से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, एलियन एनिमी इसलिए बोला है क्योंकि अपन उससे गुड टर्म्स में नहीं है। ठीक है, ये सुनो, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड ड्यूरिंग विद एन एलियन एनिमी ड्यूरिंग द वॉर इज वॉइड। ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के बाद चलेगा वो अच्छा है। और सर वॉर के पहले हुआ तो ड्यूरिंग द वॉर को अंडरलाइन करना। सर वॉर के पहले हो तो बाद में वाइट हो जाएगा। पढ़ो, सुनो, आओ। An alien enemy is a person who is a foreigner to the land. ठीक है, if a war is declared between the two countries, then such other country is called as a alien enemy. अभी तक आपका एलियन था, आपके लिए वो एनिमी नहीं था। ठीक है, एलियन थी, अपने लिए एलियन कौन कौन हो गए? मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने गोले की बात कर रहा हूं। ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, जो भी अपनी कंट्रीज आ जो है, जो कि यार दूर दूर की भी हो गई। ठीक है, सो ये सब एलियन हो गई अपने लिए। अगर अपने साथ इनकी वॉर हो जाती है कल के रोज, तो ये लोग अपने लिए एलियन एनिमी बन जाएंगे। ठीक है, कल के रोज चल के श्रीलंका या नेपाल या चाइना अपने पे वॉर कर देता है, तो अपने जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनके साथ में, वो सब के सब वॉइड हो जाएंगे, सब के सब वॉइड है। ठीक है, अच्छा, या तो ये हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाए उस समय के लिए, जितने समय के लिए वॉर चल रही है। ठीक है, ये देखो सस्पेंशन का दिया हुआ है, टिल द रेस्टोरेशन ऑफ पीस, जब तक ये वॉर खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए सस्पेंड है। अच्छा अच्छा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में फॉरेन डिप्लोमेट्स और फॉरेन सॉवरेन्स भी आते हैं। मतलब फॉरेन डिप्लोमेट्स और फॉरेन सॉवरेन्स, कोई मतलब बताओ? सोवियत यूनियन हमने कहीं पढ़ा था। हाँ वो जाने दो, फालतू है। हाँ और बताओ? 10th में पढ़ा था। सोवियत यूनियन रशिया को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ, सुनो। फॉरेन सॉवरेन्स और फॉरेन डिप्लोमेट्स वो बंदे होते हैं जिनको इम्यूनिटी ग्रांटेड होती है। इम्यूनिटी ग्रांटेड होती है कोई भी केसेस से। तुम लोगों ने देखा होगा जब तुम लोग को यूएस एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी नाम सुना है क्या? हर कंट्री में, जैसे नॉर्मली अच्छी कंट्रीज में इंडिया की कोई ना कोई एम्बेसी होती है। अफगानिस्तान, यूएस, यूके, इन सब जगहों पे एक छोटा सा एरिया होता है जो इंडिया का माना जाता है, जो इंडियन कंट्रोल में होता है। इंडियन एम्बेसी में यूके का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर यूके में, ये समझ लो यूके है, यूके में मेरी यहाँ पे इंडियन एम्बेसी है। ठीक है, सो इंडियन एम्बेसी जितनी भी जगह पे है ना, वो हिस्सा इंडियंस के लिए सिक्योर क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि वहां के इंडिया के रूल्स चलते हैं, वहां इंडिया का सब कुछ चलेगा। वहां पे इंडिया के लिए एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, गलत वर्ड है, वहां पे इंडिया के लोगों के लिए असाइलम रहता है। असाइलम नहीं, सॉरी, सेफ हाउस जैसा रहता है, माय मिस्टेक, इट इज अ सेफ हाउस। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपका कहीं पे भी पासपोर्ट गुम जाता है, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप पुलिस में, जेल में चले गए, सबसे पहली जगह जो आप कॉल करते हो दैट इज एन इंडियन एम्बेसी। ठीक है, वो इंडियन एम्बेसी अपने लोग भेजती है ताकि आपको हेल्प कर सके। अगर आपका पासपोर्ट गुम गया है तो यू गो टू इंडियन एम्बेसी, वहां जाते हो, वहां आपको सपोर्ट किया जाता है नया पासपोर्ट इशू करने के लिए। विदाउट पासपोर्ट आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको पता है ये बात। अगर आप कोई आउट ऑफ इंडिया गए और वहां आपका पासपोर्ट गुम गया तो इंडियन एम्बेसी इज द वन विच विल हेल्प यू। ठीक है,
और इंडिया के लोग रहे ना रहे, लेकिन वहां पे जो लोग रहेंगे वो इंडियन लॉ के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। सो जैसे अपनी इंडिया की एम्बेसी बाहर रहती है, वैसे ही बाहर वालों की एम्बेसी भी इंडिया में रहेगी। यूएस, यूके, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, लंका, ठीक है, इन सब की एक एम्बेसी होगी इंडिया में। अच्छा, अब ये एम्बेसी में कुछ लोग वहां के भी रहेंगे, जैसे यूएस का एक आधा बंदा तो रहेगा ही रहेगा, श्रीलंका का एक बंदा रहेगा जो हेड करेगा, या जो भी रहेगा, 10 बंदे रहेंगे, 20 बंदे रहेंगे, ठीक है। इन लोगों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ग्रांटेड होती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब कि भैया इन लोगों के ऊपर आप कोई केस नहीं कर सकते इंडिया में। इंडिया में अगर श्रीलंका का एग्जांपल लूं कि श्रीलंका की एक एम्बेसी है इंडिया में, ठीक है, सो उसमें 10 लोग श्रीलंका के, सो दे आर ग्रांटेड इम्यूनिटी कि आप अगर कुछ भी करोगे उस जगह पे, कोई भी ऐसी मतलब एकदम ऐसी पेपर में दिख रही है, एकदम साफ साफ दिख रही है कि इलीगल है, वो नहीं, नॉर्मली अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उन लोगों के साथ में या कुछ भी कर रहे हो, तो इट इज कंसिडर्ड कि भैया उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता इंडिया के कोर्ट में। सुनो, श्रीलंका का आदमी इंडिया में बैठा है, उसके पास ही इज अ फॉरेन डिप्लोमेट। फॉरेन डिप्लोमेट मतलब उसकी एक हाई पोस्ट है, ठीक है, वो इंडिया में काम करता है, लेकिन ही इज अ बंदा ऑफ श्रीलंका, उसकी बहुत हाई पोस्ट है, इसलिए उसको डिप्लोमेट बोला गया। फॉरेन डिप्लोमेट तुमने सुना होगा ना, यूएन की मीटिंग में जाते हैं डिप्लोमेट्स, इंडिया की तरफ से कुछ लोग गए रिप्रेजेंट करने के लिए यूएन की मीटिंग में, वो लोग कौन होते हैं? वो लोग डिप्लोमेट्स होते हैं, ठीक है। उनको एक बहुत हाई स्टेटस दिया जाता है क्योंकि वो लोग नॉर्मल पब्लिक से ऊपर है, ठीक है, उनके पास बहुत सारी पावर्स रहती है, ठीक। सो वो बंदे अगर कोई केस करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है उन बंदों के साथ, या कोई भी बंदा उनके ऊपर केस करता है, सो इट इज इनवैलिड, इट इज वॉइड। क्यों? क्योंकि उनको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ग्रांटेड है और वो लोग डिस्क्वालिफाइड पर्सन में भी आते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये बंदे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ इनटू एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। ये बंदे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। फॉरेन डिप्लोमैट्स एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ उस जगह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता इंडिया में, ठीक है, दे आर डिस्क्वालिफाइड। समझ लो कि वो माइनर ही है एक तरीके से। हाँ बोलो। सर, एक श्रीलंका का आदमी इंडिया के अंदर जो श्रीलंका की वो है एम्बेसी, हाँ, उसमें काम कर रहा है, तो वो उसको इम्यूनिटी सिर्फ उस एरिया के अंदर नहीं पूरे इंडिया में, ठीक है। सुनो, फॉरेन सॉवरेन्स गवर्नमेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड डिप्लोमेटिक स्टाफ, फॉर एग्जांपल एम्बेसडर्स एंड एनवॉइस। नाम सुना है एम्बेसडर? कभी कभी न्यूज में आता है कि इस यूके से उसका फॉरेन मिनिस्टर आया या यूके से उसका एम्बेसडर्स आए इंडिया को विजिट करने के लिए, ठीक है। सो दे हैव फुल कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट दे डू नॉट हैव द प्रिविलेज ऑफ बीइंग सूड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको कोई सू नहीं कर सकता, इसलिए उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है। दे can't be sued unless they voluntarily submit to the jurisdictions of our law, ठीक है, और the central government permits to sue them। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर दे कि भैया आप इनको सू कर सकते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। सी कॉन्ट्रैक्ट अपन क्यों बनाते हैं? सेफ्टी के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर करते हैं कि भैया अगर सामने वाला पलट गया तो हमारे पास कोर्ट में जाने की जगह तो होनी चाहिए, ठीक है। सो अल्टीमेटली जो पर्पस डिफीट हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट बनाने का डिप्लोमैट्स में, क्योंकि डिप्लोमैट को आप सू नहीं कर सकते, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर भी लोगे तो आप उनको सू नहीं कर सकते, तो मतलब अल्टीमेटली फायदा डिप्लोमैट का ही होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ भी दे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। सो इसलिए बोला गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये दिया है कि भैया इसको आप सू कर सकते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेगा, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन ना। ये जमा फॉरेन सॉवरेन्स, ठीक है। इंसॉल्वेंट बंदा ये डिस्कस कर चुके हैं, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इंसॉल्वेंट कौन होता है? बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी में फर्क होता है, मैंने बताया था, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ऑन एडजुडिकेशन इंसॉल्वेंस प्रॉपर्टी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द ऑफिशियल रिसीवर। जो बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोर्ट से डिक्लेयर हो जाता है इंसॉल्वेंट, उसको लिक्विडेट करने के लिए एक बंदा अपॉइंटेड होता है कोर्ट से, उसको हम लोग ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलते हैं या ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं, ठीक है।
क्या छोड़ो. Thus he can't enter into a contract regarding the same. ठीक है. After getting the certificate of discharge, he can make all types of contracts. Certificate of discharge मतलब कि अब भैया आपकी लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी है, अब आपकी लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी है, अब आप कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. जब तक की लाइबिलिटी सारी खत्म नहीं होती तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. जहां उसकी सारी लाइबिलिटी खत्म हुई और उसको सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज मिला तब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. रुक जा, वो खत्म कर लेंगे. कन्विक्ट्स कौन होते हैं बताया था अपन ने. हु आर कन्विक्ट्स कल डिस्कस किए थे. जो बंदे इम्प्रिजनमेंट में रहते हैं या जो अंडर गोइंग इम्प्रिजनमेंट रहते हैं. ठीक है. अ कन्विक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज इम्प्रिजनमेंट बिकम्स इनकम्पिटेंट फॉर टू थिंग्स. फर्स्ट, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड, टू सूद ऑन कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर द कन्विक्शन. मतलब पहले के कॉन्ट्रैक्ट पे भी बंदे को सू नहीं कर सकते आप. उसको सू नहीं कर, मतलब जो बंदा अंदर है वो बाहर वालों को सू नहीं कर सकता. वो पहले कोई कांड करके अंदर आया हुआ है, वो और कांड करने की बात कर रहा बाहर. ठीक है. आप जेल से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में रिप्रेजेंट होने के लिए जा सकते हो क्या. ठीक है. हाउएवर he may get a license, that is a ticket of leave from the government, and perform the above acts while undergoing imprisonment. His disability comes to an end either on the expiry of the term or when he is pardoned. मतलब जब वो जेल से बाहर निकल जाएगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, या अगर कोर्ट ने उसको थोड़ा जल्दी रिलीज करने का एक पार्डन दे दिया कि ठीक है भैया तुम्हारी सजा माफ हो गई है. नॉर्मली जो बंदा केस करता है उसके हाथ में पावर रहती है कि वो सामने वाले की सजा कम कर दे. जीरो ही करना होता तो केस ही काहे को किया होता उसने. मतलब एक कुछ लिमिटेड पीरियड रहता है, उसके बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं भैया ठीक है माफी दे देते हैं उसको, तो वो जेल से छुड़वा सकता है उसको. ठीक है. अच्छा, कॉर्पोरेशंस और कंपनीज कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. जो उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर हो, जो उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर हो. पूरा कलर मत कर देना बुक को, बर्बाद हो. चलो